तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अ क्यूब ऑफ साइड ए हैज पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स except at the origin where the charge is minus q, the electric field at the center of the cube। देखो डायग्राम में क्या बोला हुआ है, डायग्राम में बोला है कि एक चार्ज इस तरीके से आपका क्यूब जो है ऐसा दिया हुआ है, इसके चारों जितने भी कॉर्नर्स है ना सब जगह प्लस क्यू लिखा हुआ है। अब सब जगह प्लस क्यू यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो इस जगह भी प्लस क्यू, इस जगह प्लस क्यू, इस जगह प्लस क्यू, सब जगह प्लस क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके जो सेंटर, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का क्यू लिखा हुआ है बच्चों, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बताओ कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। अब या तो एक तरीका ये है कि हम क्या करें, सेंटर के पॉइंट सबसे पहले चेक कर लें, है ना। सेंटर के पॉइंट अगर अपन चेक करते हैं यहाँ पे, तो या तो अपन क्या करें, इस जगह पर ये सेंटर जो है, इस सेंटर के पॉइंट को चेक करें। सेंटर के लोकेशन अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास जो ये सेंटर की लोकेशन आएगी बच्चों, ये आएगी a/2, a/2, a/2। ये सेंटर की लोकेशन यहाँ पर आने वाली है a/2, a/2, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें हर एक पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों होता है कि Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है। अब अगर हम इसको वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक कैप, है ना। तो ये वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा। और इस आर जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहाँ पर इस तरीके से, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आर जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड इसका। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ तो अपन को क्लियर होगी कि भाई ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब मेन बात ये है कि इनमें से सारे चार्ज पार्टिकल के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा तो मुझे इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं बट लेंदी काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि और छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता, अगर माइनस क्यू की जगह क्या होता, प्लस क्यू होता, तो क्या हमारा काम आसान हो जाता और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। तो अपन एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस जगह पर एक काम करते हैं यहाँ पर कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस जगह पर मैं एक प्लस क्यू रख देता हूँ और एक माइनस क्यू अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रख देता हूँ। एक प्लस क्यू भी रख दिया मैंने और एक माइनस क्यू भी रख दिया, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दिया। तो अब देखो माइनस क्यू, अभी एक माइनस क्यू ऑलरेडी था तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, माइनस का 2q। कितना हो गया, माइनस का 2q और ये प्लस का q। तो ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सब पर प्लस का क्या आ गया, q आ गया। जैसे इसको अपन अच्छे से सॉल्व करके देखते हैं। अगर देखो ये इस तरीके से बनेगा, अगर अपन बात करें ये ऐसे दिया हुआ था, इस तरीके से ये बच्चों दिया हुआ था, है ना, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इस जगह पर अपन ने सब जगह क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। इस जगह पे भी क्यू रखा है, इस जगह क्यू है, इस जगह पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, इस जगह पे भी क्यू है और ये जो दिया हुआ है इस जगह पर भी क्यू दिया हुआ है। अब यहाँ माइनस क्यू था तो अपन ने क्या किया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू रख दिया। माइनस क्यू और प्लस क्यू रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितना माइनस था उतना ही प्लस रखता, तो अपन ने कोई फर्क उससे पड़ा नहीं। बट एक छोटा सा चेंज ये आ गया कि इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पर जो आने वाला था, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पर आने वाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आसानी से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये एक रूल भी होता है कि भाई कोई भी सिमेट्री अगर दी हुई है, सिमेट्रिकल कोई भी फिगर दी हुई है, उसके चारों कॉर्नर्स पे सब जगह अगर सिमेट्रिकल रूप से चार्जेस सेम टाइप का चार्ज, सेम अमाउंट का चार्ज रखा हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा।
तो इस जगह पर, तो हमें इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ किसकी वजह से निकालना है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपन को इसके कोऑर्डिनेट भी पता है। इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0,0,0। क्यों, क्योंकि जो माइनस क्यू रखा हुआ था वो ओरिजिन पे रखा हुआ था, और इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता है कितने हैं, a/2, a/2, a/2। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा वो हमें पता है कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई R क्यूब एंड R वेक्टर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बच्चों देखो R की जो वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं, R जो होगा वो बेसिकली इस तरीके से होगा, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसको लेके चलते हैं, जहां पर चार्ज रखा है, और फाइनल इसको लेके चलते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों। तो R जब मैं लिखूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें क्या करना है, x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, z में से z को माइनस करना है, और उसके आगे i कैप j कैप लगा देना है। तो a/2 माइनस 0 तो कितना हो गया, a/2 i कैप, a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। अब देखो यहाँ पर जब, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की भी अपन को जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड जब तुम देखोगे तो ये आएगा इस तरीके से, a/2√3 है ना, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ये इस तरीके से। इन वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हैं तो देखो किस तरीके से सवाल बनने वाला है। ये बनेगा k की जगह क्या लिख देते हैं, 4πε0 है ना, q की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2q, क्योंकि वैल्यू तो वही रखनी पड़ेगी ना, माइनस का 2q, डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, a/2 और √3 का क्यूब एंड अगेन a/2। अब यहाँ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे करके अपन यहाँ पर इसको लिख देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से कुछ वैल्यू थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 2 से तो ये 2 जो होगा, ये इस 2 से ये एक 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ जो समझने वाली है, सॉरी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं, इसको पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इस सिचुएशन में अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो बताओ, इससे एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, माइनस का q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन, है ना। और सोल्व करोगे तो ये बनेगा a³ 3√3 और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। 2 का क्यूब तो यहाँ पर ये ऊपर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इधर भी 2 आएगा। और अब इसको और सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरीके से बनने वाला। देख लो भाई, a/2 की जगह a/2 हो गया, इसको ऊपर लेके गए तो 8 हो गया, ये a³ और 3√3 और ये ऐसे हो गया। ठीक है भाई, और क्या चाहिए अपन को, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 4 2 और ये फाइनल, तो फाइनल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो होना चाहिए माइनस का 2q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन 3√3 और हाँ यही आएगा। और a से ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, a² और यहाँ आएगा i कैप प्लस j कैप। क्वेश्चन में शायद उन्होंने i कैप j कैप ना लिखे, x कैप y कैप और j कैप z कैप लिखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन को मीनिंग समझ में आ। तो भाई अपना तो आंसर ये आना चाहिए इस तरीके से। तो देखते कौन सा आंसर अपना इसमें मैच करता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से इसका आंसर देखो, तो अपना आंसर थर्ड वाला इसका हो गया और वही अपना आंसर दिया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म जो है उसको यूज़ किया है। और अगर कभी भी आपको क्वेश्चन, अगर आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता भी है और मल्टीपल अगर अलग से 3 डायमेंशनल फिगर दी जाती है, तो आप ट्राई करो किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके उसको सोल्व करो, तो आपको बहुत जल्दी आंसर उसका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों सामने आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय एक इलेक्ट्रिक 3 E0/5 I कैप, और ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ द रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर
पैरेलल टू दी एक्स प्लेन एक्स वाई वाई जेड प्लेन एंड टू डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द 0.3 मीटर स्क्वायर टू एक्स जेड प्लेन इज ए बी। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि कोई चार्ज अगर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अगर ये सरफेस अगर अपन यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं कि ये इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इसको मान लेते हैं x, इट इज़ y एंड दिस इज z। तो यहाँ पर दो सरफेसेस है, एक तो एक ऐसी सरफेस है जो किसके पैरेलल है, yz के पैरेलल है ना। तो yz प्लेन में यहाँ पर जो है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर दिया हुआ है। तो मैं इसी yz वाले में ही मान लेता हूँ, उसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो हाँ, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ही इसको yz वाली में कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो सरफेस ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और तो ये एक तो ये सरफेस हो गई, ये वाली सरफेस यहाँ पर इस तरह से हो गई, ये yz वाली, जिसका एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए, 0.2 मीटर इसका एरिया, मीटर स्क्वायर सॉरी, इसका एरिया होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा एरिया है xz वाला। तो xz वाला जो एरिया है वो कितना है, 0.3। तो xz वाले एरिया की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो xz वाला जो एरिया है उसको भी देख लेते हैं भाई। तो xz वाला जो एरिया होगा अपने पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये xz वाला एरिया मान लेते हैं अपने पास, ये आ गया xz प्लेन वाला एरिया। तो अब देखो, अब ये तो हो गया, और इस एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इस एरिया की वैल्यू है पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। अब समझो इन दोनों एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है उसको अपन देखते हैं यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को तो सीधे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देना है हमें कि ई डॉट, ये जो फॉर्मूला है वो अपन को यूज़ कर लेना है, ई इंटू एरिया, और ये फ्लक्स अपन को पता लग जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला अपन को ये यूज़ कर लेना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर बना देता हूँ पहले। तो एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 3E0/5 आई कैप, 3E0/5 आई कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 3E0/5। और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास दिया हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में दिया हुआ है, जे कैप वाले डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इस वाले डायरेक्शन में, एंड दिस इज 4/5 E0, ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से फ्लक्स आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस जगह से फ्लक्स आएगा। ऐसा ही अपन को यहाँ पर ये गिवन है, ठीक। तो अब यहाँ पर जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा टोटल, तो अपन को तो रेशो निकालना है। तो फ्लक्स अगर अपन बात करते हैं, तो पहले वाले की वजह से जो ए दिया हुआ है इसने, तो पहले वाले की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो ए आएगा। इस फ्लक्स को F1 बोल देते हैं, जो कि है ए के बराबर। तो ये फ्लक्स जो होगा तुम्हारे पास वो होगा 0.2 इंटू 3E0/5, है ना। और इसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसको अगर मैं φ2 बराबर b बोलता हूँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 0.3 इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 4E0/5। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, A/b। तो A/b, तो इसको पूरा कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 0.6 E0/5। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ 1.2 E0/5। अब बस बच्चों इसको अपन को क्या करना है, इसको हमें सिर्फ रेशो लेके चलना है। तो आप रेशो अगर लोगे तो A/b का आप रेशो ले लो। A/b का जो रेशो बनने वाला है वो आपके सामने है 0.6 E0/5, और दूसरा यहाँ पर बनने वाला है 1.2 E0/5। तो वैल्यू जो आने वाली है वो आ जाएगी 0.5। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0.5 वैल्यू आ जाएगी। तो अपने आंसर भी यही आ रहा है। तो ये इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आंसर कितना आने वाला है, 0.5 आने वाला है। तो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद उसको चेक किया। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स से रिलेटेड सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपको बोला गया है कि 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ द मर्क्यूरी आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट। द ड्रॉप्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप इज, है ना। तो आपको ये बोला गया है कि जो एक कई सारी ड्रॉप्स दी हुई है, मान लो इस तरीके से एक ड्रॉप दी हुई है, इस ड्रॉप पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस जो है ना, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको। इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए, तो इसकी रेडियस अपन मान के चलते हैं कि कितनी है, स्मॉल आर, और इस पर चार्ज कितना दे रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज अपन ने इस पे दिया हुआ है। अब इसका वोल्टेज जो है, इन्होंने बोल रखा है कि जो इसका वोल्टेज है, लेटेस्ट से ये V1 है विच इज़ 2 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कि इस तरह की कितनी ड्रॉप्स है, 512 ड्रॉप्स है। इन सारी 512 ड्रॉप्स जो दी हुई है आपको, इन सारी 512 ड्रॉप्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो नया पोटेंशियल आएगा वो हमें बताना है। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो देखो, जब ड्रॉप्स को क्या किया जाएगा, ड्रॉप को हमने ज्वाइन किया तो एक बड़ी ड्रॉप बनी होगी, एक बड़ी ड्रॉप बनी हुई। कितनी ड्रॉप्स हैं, और ये 512 ड्रॉप्स। तो इन 512 ड्रॉप्स को तो नई रेडियस कुछ निकल कर आई होगी। अच्छा, तो इस पे चार्ज भी आया होगा। अब चार्ज कितना आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर यूज होगा, तो जितना चार्ज इधर होगा उतना ही। तो अगर एक ड्रॉप पर मैं क्यू चार्ज मान के चलता हूँ तो इस पूरी ड्रॉप पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस बड़ी वाली ड्रॉप पर चार्ज आना चाहिए हमारे लिए 512 क्यू। अगर एक ड्रॉप पर, छोटी ड्रॉप पर क्यू था तो इस पर ये आना चाहिए। अच्छा, अब हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं इसका कितना है, V2। अब V2 जो होगा वो होगा एक्चुअली K 512 क्यू, इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। और इसके लिए जो वोल्टेज आएगा, एक्चुअली जो इसके लिए अपन वोल्टेज लिख सकते हैं, ये V1 जो वोल्टेज है, ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई R। तो ये वाला डेटा अपन आगे चल के यूज़ करेंगे, जो कि किसके बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर दिया गया है बच्चों, है ना। अब देखो, ये R की वैल्यू और स्मॉल r में कैसे रिलेशन चेक कर सकते हैं। हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो 512 छोटी ड्रॉप्स थी उन सबको मिलाकर अपन एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। तो पहले 512 ड्रॉप्स का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ये बराबर होना चाहिए। तो वॉल्यूम को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो छोटी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 R³ और 512 ड्रॉप्स। इन सारी ड्रॉप्स का वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर रहना चाहिए, इस तरीके से। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। तो जब पूरा सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 8R इक्वल्स टू कैपिटल R। तो 8R किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। अब अपन को यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो तो V2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये V2 की वैल्यू निकल कर आएगी 512 KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r की जगह, कैपिटल R की जगह क्या लिख देते हैं, 8R। ये जब आप सॉल्व करोगे देन इट विल बी 60। यहाँ पर जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 512 8 का क्यूब होता है। तो 64 KQ डिवाइडेड बाई R। अब हमें यहाँ से देखो KQR डिवाइडेड बाई R वैल्यू कितनी है, V2 है। तो ये यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 V1। तो यहाँ पर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और वापस से अपन अपने काम पे लौट जाते हैं। चलिए, हाँ, तो V2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 64, और V1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये टोटल जो वैल्यू होने वाली है बच्चों, ये V2 की वैल्यू होने वाली है 128। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आने वाली है ये कितनी आने वाली है, 128 वोल्ट। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी इतना ही निकल कर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि चार्ज कंजर्व रहता है ना। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में जो हाईलाइटिंग पॉइंट जो दिए हुए थे, वो हाईलाइटिंग पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो हाईलाइटिंग पॉइंट क्या थे, चार्ज कंजर्व, ठीक है, वॉल्यूम कंजर्व, और एक और अपन ने सीखा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अपन ने इसको यूज
किया है। तो इस तरह के सवाल जब आए तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपको कि एक पोटेंशियल एनर्जी है U ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन अ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन R इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये दी हुई है। और ये ए और बी यानी कि ये जो है अल्फ़ा और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर अपन को बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो ये ए और बी जो दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बताना है। तो यहाँ ए और बी की जो वैल्यू है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे को बतानी, बेसिकली ए और बी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन वैल्यूज़ को अपन को हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने ये बोला है कि भाई एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल इधर है। ये पार्टिकल दिया हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। अब इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इनके बीच की जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दी जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। अब पोटेंशियल एनर्जी से अगर अपन को फोर्स निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी से हम जब फोर्स निकालते हैं तो फोर्स निकालने के लिए क्या आता है, माइनस du/dr। ये हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं किसमें, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। तो देखो पहले ही भिड़ते ही सबसे पहले क्या यूज हुआ है, वर्क पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब फोर्स यहाँ पर जब अपन कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पर, इसको मैं पहले अच्छे से लिखूँ अगर, तो यहाँ जो ये वैल्यू दी हुई है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं तो अल्फ़ा जो होगा वो तो जैसा है वैसा आ जाएगा। अब ये r की पावर 10 डिवीज़न में, तो इसको r की पावर माइनस, अगर आप चाहो तो u को अलग तरीके से लिख सकते हो। u को यहाँ पर ऐसे लिख लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आसानी हो जाएगी। अल्फ़ा r की पावर -10 माइनस बीटा r की पावर -5 और -3। तो अब इसको अगर सोल्व करें तो अब देखो इसको इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना बनेगा, -10 r की पावर -11, उसके बाद माइनस बीटा और ये बनेगा -5 r की पावर -6। तो ये यहाँ पर अपने पास इसमें रहना चाहिए। अब इसकी बात अगर मैं अब इसको, अब 3 का तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आई, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अल्फ़ा r की पावर 11। ठीक है, इसको ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक और माइनस आ जाएगा बाहर से, तो कितना आएगा 5 बीटा r की पावर 6। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इक्विलिब्रियम वाले डिस्टेंस, जो ये इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस बोली गई है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब जब फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसलिए अपन ने फोर्स निकाला उसको जीरो कर देंगे। तो फोर्स जब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जब फोर्स की वैल्यू को जीरो करते हैं, तो जीरो करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 अल्फ़ा r की पावर 11 बराबर 5 बीटा r की पावर 6। तो पूरा सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। तो हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा इक्वल्स टू आएगा r⁻5। r की पावर कितना बनने वाला है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो r⁻पावर ये 5 दिखने वाला है। अब थोड़ा अगर अपन इसको सॉल्व करें, अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे इसे, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा डिवाइडेड, तो r ये जो आने वाला है, ये r की वैल्यू कितनी आने वाली, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 1/5। तो देखो यहाँ जो पावर है, अब इसने एक्सप्रेशन बोला हुआ है कि जो भी डिस्टेंस आनी चाहिए, मीन डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। तो a/b की फॉर्म में आएगी। अब इसने सिर्फ पूछा क्या है, a के बारे में, तो यहाँ पर रेशो जो आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आनी चाहिए हमारे पास, 1 ये वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई है ना। तो अपन ने बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है, इसमें डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया, क्योंकि ये वर्क पावर एनर्जी से अपन जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फोर्स निकल कर आ जाता है। कौन सा फोर्स, जो कंजर्वेटिव होता है बेसिकली, उसको फिर 0 के बराबर कर दिया तो मीन पोजीशन जो होगी वो निकल कर आ जाएगी, जिसको अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम इज रेस्टिंग। ये अब देखो 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम दिया है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज बोला गया है। इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन at a distance 10 centimeter from the wall. It starts moving towards the wall when the uniform electric field 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड। यानी कि ऐसा बोला गया है कि ये जो बॉडी है ये यहाँ से चलना शुरू कर देती है। ये वाली जो बॉडी है इसके पास जो यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर इनिशियली जब बात आती है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी 0 है इनिशियल वेलोसिटी। और ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस पर चार्ज दिया हुआ है कुछ, इसका कुछ द्रव्यमान भी है यानी कि मास भी है, तो चार्ज दिया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पर ही कुछ दिया हुआ है। अब जैसे ही रेस्ट पर था तो फोर्स लगने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा Fe। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हो गया, फोर्स जनरेट हो गया। अब ये फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहाँ फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो वो जो एक्सेलरेशन आएगा, अब वो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर इसने पूछा हुआ है इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडी विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। अब एक्चुअली इसने टाइम पीरियड ऑफ द मोशन क्यों पूछा, इसको समझते हैं। यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा होगा, इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ पर आके ये कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वापस से इधर हो जाएगी, इधर आ जाएगी। अब जब वेलोसिटी इधर होगी, अब जब ये इधर से इधर जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये अगर दिया हुआ है ब्लॉक ऐसे दिया हुआ है, तो इस पर यहाँ पर इसके पास इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है जो कि लगातार इधर लग रहा है। यहाँ ये दीवार से टकराता है, टकराते समय, टकराने से जस्ट पहले इसके पास अगर वेलोसिटी v थी, तो टकराने के जस्ट बाद भी इसके पास वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, v। क्यों ऐसा, क्योंकि इसने बोला है कि इलास्टिक कोलिजन होना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हम e की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 रखते हैं। उसी वजह से जितनी वेलोसिटी जाई है उतनी वेलोसिटी, क्योंकि E जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर मैं v1 लेता तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ v1 की जो वैल्यू आती है वो v आएगी। तो इसलिए हम इसको क्या लेके चलते हैं, ये v लेके चल रहे होते हैं। यानी कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, टकराने के जस्ट बाद तो स्पीड वही रहेगी बट डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब जब इधर जाएगा तो अगेन इस पर क्या लग रहा होगा, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है। तो यहाँ आते आते अब जैसे यहाँ पर, तो जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई है और एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया है, तो क्या वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहेगी और होते होते वापस से क्या हो जाएगी, इस जगह पर आके 0 हो जाएगी। जब यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई और अभी भी यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा वॉल की तरफ ही लग रहा है, तो वो जाते समय, तो जब रेस्ट है तो रेस्ट से जब तक वॉल की तरफ जाएगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती है, टकराने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस कारण यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी डिक्रीज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और इस पार्ट में जो वेलोसिटी हो रही है क्या है, डिक्रीज। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ तक आ जाता है, तो इससे आगे जा ही नहीं पाता। इसलिए उसने बोला है कि यहाँ पर टाइम पीरियड अपन को बताना है मोशन का। तो ये एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा, तो वही टाइम अपन को निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को एक्सेलरेशन चेक करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स देखना है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या उसको QE लिख सकते हैं। अब QE जो है ये लिख लिया। एक्सेलरेशन अगर अब बात करें तो FE डिवाइडेड बाई m लिख सकते हैं, तो ये बनेगा QE डिवाइडेड बाई m। अब देखो Q बाई m आपको दिया हुआ है, कैसे पता चला ये, क्योंकि कूलम पर ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻⁶ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास यहाँ पर, अच्छा ये ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में दिया हुआ है, तो आप जब इसको चेंज करोगे, ये यहाँ पर किस में दिया हुआ है बच्चों, ग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं जब हम लोग इसको, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है, 8 माइक्रोकूलम
पर ग्राम यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। ग्राम को किस में मैंने कन्वर्ट किया, किलोग्राम में, और माइक्रो को 10⁻⁻�6 में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 6, तो ये 0.8 यहाँ पर अपने पास क्या आ जाना चाहिए, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास 0.8 इसका एक्सेलेरेशन आ जाना चाहिए। अब अपन को तो टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकाला जाए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी लेकर चलनी है, 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस लेकर चलनी है। अब 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, तो अब अगर मैं इसको देखो तो मुझे पता है डिस्टेंस कितनी है, एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो टाइम कितना होना चाहिए वही अपन को यहाँ पर चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं इस जगह से, आगे वाली स्लाइड पे सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन इस पे जो इस तरफ लग रहा है वो है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ वॉल तक इसको जाना है तो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब 10 सेंटीमीटर को अपन लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, S इजिकल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हो गया 0.1, U की वैल्यू 0 थी, 1/2, A की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे 0.8, A की वैल्यू कितनी लिख देंगे 0.8, A की वैल्यू 0.8 आ गई। टी स्क्वायर अपन को यहाँ देखना है, इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा 0.4। तो टी स्क्वायर जो आपके पास बच्चों आने वाला है, ये टी स्क्वायर यहाँ पर आप देखोगे तो आप अगर देखोगे तो ये 1/4 आएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 को इधर भेज देंगे तो टी की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 सेकेंड। अब 1/2 सेकेंड, तो ये 1/2 सेकेंड तो कहाँ से कहाँ तक का समय आया, ये आया 1/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आया। तो इसको अगर अपन अब सॉल्व कर टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे तो टोटल टाइम पीरियड इसमें क्या कर देना चाहिए, इसको डबल कर देना चाहिए। तो टोटल टाइम पीरियड जो आएगा, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगेगा। वो कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जितनी वेलोसिटी यहाँ इनिशियल वाली होगी वो फाइनल हो जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे बट टाइम वही निकल कर आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ टी, तो ये क्या जाएगा 2 × 1/2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो भी यही निकल कर आने वाला है, और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समराइज़ करके बताऊँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, सबसे पहली बात तो देखो इसको थोड़ा सा अपन और लिखते हैं। तो यहाँ एक तो आपको यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा इसमें यूज़ हुआ है काइनेमैटिक्स, उसके बाद इसमें यूज़ हुआ है कॉलिजन, और फिर इसमें यूज़ हुआ है ऑसिलेशन। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर को इन्होंने कंप्लीट कंबाइन करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से, तो इसने ये अपन को इतने चैप्टर रिवाइज करवा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं फिर अगले सॉल्यूशन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर आपको इस तरीके से एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है। इस मेटेलिक स्फीयर में क्या है कि अंदर एक मेटल स्फीयर दिया हुआ है, मेटल का सॉलिड स्फीयर, उसके चारों तरफ एक शेल दी हुई है जो स्फेरिकल शैली है, जिसकी अंदर जो रेडियस है, अंदर वाली रेडियस स्मॉल ए है, ये वाली जो आपको गिवन है, और ये वाली जो रेडियस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, बी दी हुई है। और जो अंदर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा एक सॉलिड स्फीयर है जिसपे कैपिटल R रेडियस उसकी दी हुई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R हैविंग चार्ज Q इज इनक्लोज्ड inside the concentric spherical shell of inner radius A and outer radius B.
द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन को ग्राफ यहाँ पर देखना है। अब देखो समझो कि इन्होंने बोला है कि जो चार्ज है वो अंदर वाले इस पर दिया हुआ है। अब इस पे अंदर वाले पर दिया हुआ है चार्ज, तो चार्ज और ये सॉलिड मेटल है, मेटल है तो इस पर सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा बच्चों, इसकी सरफेस पर, यानी कि सारा का सारा चार्ज तो सिर्फ इस सरफेस पे यहाँ पर बना रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सारा चार्ज जो होना चाहिए वो सारा का सारा चार्ज इस पर कहाँ पर रहेगा, इस मेटल की इस सरफेस पे रहेगा, क्योंकि मेटल के अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता ना। तो इसका मतलब 0 से लेकर कैपिटल R तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही नहीं है। तो 0 से लेकर 4 तक तो 0 से लेकर R तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। तो 0 से लेकर R तक जो ग्राफ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो हमारे सबसे पहले आंसर हो सकते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो हटा दो। तो यहाँ पर इस वाले में 0 से लेकर R तक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी कि ये तो हट ही जाएगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब समझो R दूरी से ज़्यादा, अब यहाँ पर मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर गाउसियन सरफेस वाला। तो अब अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगर मैं एक गाउसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये वाली गाउसियन सरफेस अगर मैं इस जगह पर ये ऐसे एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ, तो स्मॉल r दूरी पर तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली स्मॉल एक से अंदर अंदर, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ रेडियस r और इस जगह तक, ये इस जगह तक, तो इससे यहाँ पर इस स्फेरिकल चार्ज है, सॉलिड स्फेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से हटा देता ताकि डायग्राम में अपन को अच्छे से दिखे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट है, तो इस जगह पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये वाला पार्ट जो दिया हुआ होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर, अगर मैं r डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन लिखते हैं, तो r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि गाउसियन सरफेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो गाउसियन सरफेस के अंदर हिसाब से इस पे ही सिर्फ चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, तो ए तक, और ये स्मॉल ए तक चलेगा, तो कैपिटल आर से ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लगातार डिक्रीज होता रहेगा। तो आर से लेकर ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए। फिर उसके बाद ए से बी के बीच में मेटल है, तो ए से बी के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन एक ग्राफ वो देखते हैं ना ऑप्शंस में से जिसमें ए से बी के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो ए से बी के, तो ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ तो ए से बी के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और यहाँ पर भी ये तो अपन ने पहले हटा दिया, इस जगह पर ए से बी के बीच में नहीं है। बट इन्होंने जीरो से लेकर ए तक भी कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है, आर से लेकर ए के बीच में कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कौन सा, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कौन सा बचा, देखो आर से लेकर ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फिर ए से बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है। उसके बाद बी के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बी के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि बी के आगे अगर तुम एक और गाउसियन सरफेस बनाओगे तो इसके अंदर जो कुल चार्ज आएगा वो कितना आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, तो इससे बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, बी, इसका सेकंड इसका आंसर होने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने ये सीखा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। और अगर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर या इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल दे दिए जाते हैं, तो हमें क्या करना है, गाउसियन सरफेस या गाउस लॉ का यूज़ करके अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करना है, जिसमें आप चारों तरफ एक सर्कल गाउसियन सरफेस बना दो और उसके हिसाब से आगे उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अब आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है, m, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसमें सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है जो कि उसको मोशन करवा रहा होगा, वो कितना है, c/r है। तो और c पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अपन को रेडियस और वेलोसिटी के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना। देखो ये कैसे दिया हुआ है, ये एक्चुअली इस तरीके से है और बीच में ये है
सेंटर, इसमें एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल द्रव्य मास जो है m मास, ये इस पर इस तरफ बीच इस तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, इसी फोर्स की वजह से तो ये क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो फोर्स सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है ना। या अगर अपन पार्टिकल पे ही के फ्रेम में ही ऑब्जर्व करें तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा, और ग्राउंड के फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल दिखाई देता है, और अगर पार्टिकल के फ्रेम में जो पार्टिकल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसी के फ्रेम में अगर देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल दिखाई देगा। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये mv² डिवाइडेड बाई r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, F प्रोवाइड करवा रहा है। अब मेन बात ये है कि ये F कैसे निकाला जाए। तो इससे पहले वाले सवाल में भी अपन ने देखा था, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो इसको F से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे R के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस हो गया, और इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा C और -1 और R की पावर -2। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आने वाली, जो फोर्स की वैल्यू आएगी अपने पास निकल कर, तो ये वैल्यू आएगी C डिवाइडेड बाई r²। कितनी वैल्यू आएगी, C डिवाइडेड बाई r²। इसको सोल्व करते हैं तो mv² डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो ये वैल्यू और ये क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई r²। r से एक बार ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, r। अब यहाँ ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो ग्राफ दिया हुआ है अपने वो r और v के बीच में दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, r और √v²। तो ये किस तरह का ग्राफ है, ये हाइपरबोलिक जैसा कोई ग्राफ है। तो इसका जो ग्राफ आने वाला है वो किस तरह का आने वाला है, ये, क्योंकि अगर आप v देखोगे तो v की वैल्यू अगर 0 है तो रेडियस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसी में दिया हुआ है। ये ग्राफ होगा नहीं, ये पैराबोला टाइप दिया हुआ है, ये भी होना नहीं चाहिए, तो इसका कौन सा ग्राफ हो जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन जब आते हैं तो हमारे पास जो हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं ना, उस तरह का वो डिक्रीजिंग टाइप का वहाँ पर रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना ये इतना है और इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भेजा है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है 100 मिलीग्राम का है, थ्रोन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 × 10⁵ Newton per coulomb. If the charge on the particle is 40 microcoulomb and the initial velocity is 200 meter per second, how much distance it will be travel before the coming to rest। देखो बच्चों, सिंपल बात ये है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इन्होंने कुछ दे रखी है v0। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाया रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कभी ना कभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे पोटेंशियल फोर्स जो आएगा क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल कर आएगा। जो भी फोर्स निकल कर आएगा वो किस डायरेक्शन में निकल कर आएगा, इस तरफ वाली डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये आगे जाके यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, रुकने वाला है। ये चार्ज पार्टिकल आगे जाके रुकने वाला है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। जो फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 रहने वाली है, यहाँ से लेकर जब तुम यहाँ तक जाओगे तो इसकी वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर हुई होगी, यही डिस्टेंस अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो वापस से इसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू जब सबसे पहले अगर अपन चेक करें तो ये होगी Q × E, और एक्सेलरेशन अगर अपन देखते हैं तो ये होगा QE डिवाइडेड बाई M। तो Q की वैल्यू अगर अपन बात करते हैं तो Q की जो वैल्यू रहने वाली है यहाँ पर वो हमारे पास दी हुई 40 माइक्रोकूलम, तो 40 × 10⁻⁻⁶। E की वैल्यू अपन को दे रखी है 10⁵, तो 10⁵ यहाँ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M। M की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम दी हुई है, तो 100 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में 10⁻⁻3, मिली का मतलब 10⁻⁻3, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा, माइनस ये वैल्यू अगेन। तो इससे तो इसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ए की जो वैल्यू आने वाली है अपने पास वो 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आने वाली है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब मेन मुद्दा सा ये है कि अपन को डिस्टेंस निकालनी है। तो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया, वेलोसिटी दे रखी है, तो v² = u² + 2as अपन यहाँ पर बच्चों
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो हो गई 0। u की वैल्यू अपन को इनिशियली दे रखी है कितनी है, यहाँ पर ये रही 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये 200, तो ये 200 का स्क्वायर हो गया। माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू 10⁴ और इंटू डिस्टेंस, इसको अपन लिख लेते हैं x। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 इंटू 10⁴ यहाँ पर डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻, अगर मैं बात करूं तो ये 4 और x। इसको सोल्व कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए 0.5 हो जाना चाहिए। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमने डिस्टेंस कितने ट्रैवल हुई वो देखी। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक काइनेमेटिक्स की जो समीकरणें होती हैं, जो इक्वेशंस रहेंगी, वो तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। अदरवाइज हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू ही काम आगे लेके जाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर है, और दूसरे का ये दिया हुआ, आर प्लेस इन द 2 डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, ये भी दी हुई है। ये इसको अपन बोल देते हैं कि ये भाई P1 है, और इसको अपन बोल देते हैं ये क्या दिया हुआ है P2 दिया हुआ है। ये बोल देते हैं अपन E1 है, और ये क्या बोल देते हैं अपन कितना है E2। एक E1 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है E2 दिया हुआ है। एक P1 P2 E1 E2 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा मैक्सिमम, वो अपन को कैलकुलेट करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होना, जो उनका रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ दी, है ना। तो अपन मैक्सिमम डाइपोल अपन को पता है कि भाई जो डाइपोल के टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE साइन थीटा। तो इसको मैक्सिमम लिखेंगे तो P आएगा, है ना। तो फर्स्ट टॉर्क जब मैं लिखूंगा तो मेरे को लिखना है P1 E1, है ना। तो अगर अपन दोनों के टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा टॉर्क 1 टॉर्क 2, तो ये P1 E1 डिवाइडेड बाई P2 E2। वैल्यू जब अपन लिखते हैं तो P की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻30, और E1 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग दे रखी है 5 इंटू 10⁻, यहाँ पर है 4 डिवाइडेड बाई P2 की जो वैल्यू है वो है 2.4 इंटू 10⁻, यहाँ पर अगर देखें तो -30, और E2 की जो वैल्यू है अगेन यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 10⁴। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, इससे भी अगर अपन देखेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है। तो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/6 आ रही है। तो और ये किसके बराबर है एक्चुअल में 1/x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6, यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आ गई है। तो ये टॉर्क जो आएगा वो टॉर्क की वैल्यू अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉर्क से रिलेटेड जो सवाल था वो अपन ने यहाँ पर देखा है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल यहाँ पर आता है कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, 8m/E वोल्ट पर मीटर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इज द क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के बीच में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, और ये वैल्यू अपन को दी है m चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का ये है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द इलेक्ट्रिक टू द फील्ड सिमेट्री बिटवीन द प्लेट्स विद द प्लेट्स स्पीड विद द स्पीड। तो इनिशियली इसकी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ द डेविएशन, तो ये डेविएशन अपन को चेक करना है, और डिस्टेंस आपको 1 मीटर दी है। अब देखो सबसे पहली बात तो इस सवाल में जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा ऊपर वाला, तभी तो वो ऊपर जा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब ये जो FE हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो FE है, ये FE एक्चुअली क्या है QE। तो ये Q आपको दे रखा है इस जगह पर कितना है इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू भी आपको दे रखी कितनी है 8m/E,
है ना, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एफ ई की वैल्यू तो ये आ गई। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन होगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम, तो ये आ रहा है आपके पास 8m डिवाइडेड बाई एम, तो ये m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 यहाँ पर ये निकल कर आ गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं y डायरेक्शन में यहाँ पर जो न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन से वो लगा सकता हूँ। अब मेन मुद्दा ये है कि अपन थीटा कैसे निकालें, थीटा कैसे निकाले, तो थीटा निकालने के लिए देखो जो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0, जो भी एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो थोड़ी देर के बाद भी जब ये बाहर निकलेगा उस समय x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये और y डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी वो ये यहाँ दी हुई होगी। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो अगर मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लूँ तो मैं बस इतना निकाल सकता हूँ आगे कि टेन थीटा मेरे पास जो है वो वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो अगर यहाँ पर वी एक्स मुझे पता है वो 2 ही रहेगा, तो ये तो वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी पता लग जाएगी, क्योंकि अब कैसे पता लगाएं, y डायरेक्शन वेलोसिटी निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और दूसरा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन को y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन की अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो आएगी 0, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, अगर टाइम पता लग जाए तो काम हो जाएगा, टाइम पता लग सकता है। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड होगा वो है 1 मीटर, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल है तो उसकी वजह से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स देन इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आ रहा है 1/2, यानी कि 1/2 मीटर 1/2 सेकेंड। अब यहाँ पर y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसको मैं निकालता हूँ तो ये आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई की वैल्यू तो 0 थी, ए वाई जो है वो अपन को दिया हुआ है कितना है 8 और ये वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो वी वाई जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर देखो टेन थीटा जो बनने वाला है वो टेन थीटा कितने बनने वाला है, टेन थीटा की वैल्यू वी वाई डिवाइडेड हो, तो वी वाई कितना है 4 और वी एक्स कितना है, वी एक्स दिया हुआ है 2, तो ये कितना हो गया 2। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट अपन ने इसमें यूज़ किए और एक वेक्टर वाला ट्राइंगल निकालने वाला वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है ए और बी, व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपल ईच अदर। तो आइडेंटिकल है तो दोनों पर चार्ज भी सेम ही है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बोल रखा है एक ए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, एक बी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इनके बीच जो फोर्स है वो रिपल्शन वाला है, यानी कि इस पर भी क्यू चार्ज मान लेते हैं, इस पर क्या मान लेते हैं क्यू चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी एफ लग रहा होगा और इस पर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एफ फोर्स लग रहा होगा। अब हमने क्या बोला गया है, आगे पढ़ते हैं। Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A. Is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at the midpoint between the sphere A। तो एक C चार्ज पार्टिकल A C जो है, एक C जो चार्ज स्फीयर है उसको लेके आए, तो उस C को पहले A के साथ कांटेक्ट में लेके आए, C के साथ कांटेक्ट में लेके आए, तो अब इसके बाद यहाँ पर इस पर चार्ज कितना था Q, इस पे जो चार्ज था वो कितना है Q, इस पे चार्ज है 0। अब आइडेंटिकल है तब जो, तो अब थोड़ा सा समझने वाला पार्ट ये है कि जब 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ को अगर अपन मीट करवाते हैं तो कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो जो और वो कंडक्टर है तो उनमें जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर स्फेरिकल बॉडीज़ की बात करूं तो ये रेडियस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा चार्ज चला जाएगा, बट दोनों की रेडियस बराबर है तो आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्टेक्ट में लाने से पहले क्यू ए के पास था क्यू चार्ज, सी के पास था 0, तो थोड़ी देर के बाद ए के पास भी चार्ज
और सी के पास चार्ज आधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q/2, और इस पे भी कितना बन जाएगा Q/2। तो इस पे भी Q/2 हो जाएगा और इस पे भी क्या हो जाएगा Q/2। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल जो है सॉरी ये इस ए पर और सी पर। अब सी को फिर से किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया है, सी को कांटेक्ट में लाया गया है बी के साथ। तो बी पर ऑलरेडी कितना चार्ज है Q, सी पर कितना चार्ज है Q/2। जैसे ही आप इसको दोनों को अलग करोगे तो दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2। तो इन दोनों पर जो चार्ज बनेगा, अब नया चार्ज जो आएगा, इन दोनों पर जो नया चार्ज आएगा, इस पर आएगा 3Q/4 और इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 3Q/4। अब मेन क्वेश्चन अब चालू हो जाता है। तो ये है ए, ये है यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और इन दोनों सी को इन दोनों के बीच में रख दिया गया है। दोनों के बीच के डिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे थे, आर मान के चल रहे थे, आर मान के चल रहे थे। तो जो एफ आ रहा था हमारे पास, अगर मैं एफ की बात करूं तो मैं इस एफ को ये लिख सकता था एफ बराबर Q² / R²। इस टर्म को ध्यान रखना, इसको अपन रिप्लेसमेंट में डालेंगे। तो ए की वजह से ए पर कितना चार्ज है Q/2, इस पर कितना चार्ज है 3Q/4 देखो, और इस पे भी कितना चार्ज है 3Q/4। अब इनको मध्य बिंदु मिड पॉइंट पर अगर इनको रखा, यहाँ पर गया है, इनको मिड पॉइंट पर अगर रखा गया है, तो मिड पॉइंट पर अगर इनको रखा है तो इनके बीच की दूरी R/2 तो इस पर इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, इसको बोल देते हैं हम F2, और इसकी वजह से इस पर भी एक रिपल्शन लग रहा होगा, उसको क्या बोल देते हैं F1, क्योंकि इसने बोला है कि सी पर कितना फोर्स लगना चाहिए। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये अब है R/2 और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है R/2। अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो F1 की जो वैल्यू आएगी, रिपल्शन वाला ही होगा क्योंकि नेचर तो सेम ही है, तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, F1 किसके कारण आ रहा है ए के कारण, ये ऐसे लिख देते हैं ए के कारण, और ये किसके कारण आ रहा है बी के कारण। तो ऐसे ध्यान रहेगा अपन को। तो ए के कारण जो फोर्स आया Q/2 इंटू 3Q/4 है ना, डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ अपने पास यहाँ पर बननी चाहिए। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दी हुई है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3KQ² डिवाइडेड बाई 8 इंटू R² और ऊपर चला जाएगा 4। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3/2KQ² डिवाइडेड बाई R²। इसी तरीके से FB की बात करें, FB की बात करें तो FB जो होगा, तो FB किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, तो K 3Q/4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर 3Q/4 है, डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। अब ये इसकी बात करें तो ये 9Q² डिवाइडेड बाई 16 यहाँ पर ये दिया हुआ है, और ये R² डिवाइडेड बाई 4। अब ये वैल्यू अपने पास इस तरीके से आई है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 9/4 KQ² डिवाइडेड बाई R²। अब यहाँ पर नेट फोर्स जो आएगा, अब उसको समझने वाली बात है कि नेट फोर्स जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स अपने पास कितना रहने वाला है। तो इसकी वजह से अपने पास आ गया 3/2 KQ² डिवाइडेड बाई, तो नेट फोर्स जो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो FA माइनस FB अगर अपन करते हैं, है ना, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3Q/R², और ये आ जाएगा 3/2 माइनस 9/4। सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 4, इधर 2 आ जाएगा तो ये 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 9 एंड इट विल बी KQ² डिवाइडेड, वो माइनस की दिक्कत नहीं है, वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो नेट फोर्स जो आने वाला है, क्या वो नेट फोर्स कितना आने वाला है 3/4 मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो KQ² डिवाइडेड बाई R²। अभी KQ² डिवाइडेड बाई R² कितना है F, तो इसका मतलब जो F नेट आया हमारे पास, ये F नेट कितना आ गया 3F/4।
3F/4 आया है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो हमारे पास आना चाहिए वो हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो इस सवाल में अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है कि दो आइडेंटिकल अगर स्फीयर दिए हुए हैं, आइडेंटिकल बॉडीज़ दी हुई, उनको मिलाओगे, मैं कॉन्टेक्ट में लाओगे, तो कॉन्टेक्ट में लाने से उनके बीच में जो चार्ज है वो कितना होता है, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके हिसाब से अपन ये बात करेंगे, है ना। उसके बाद अपन ने फोर्स वगैरह निकाल लिया है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है बच्चों, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि अ पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम अक्वायर्ड बाय अबाउट 2 पार्टिकल्स विल बी। तो ये बोल रहा है कि दो पार्टिकल, एक पार्टिकल जो दिया हुआ, अब ये एक्चुअली जो यहाँ ये पार्टिकल है ये अल्फा पार्टिकल है ना। वो इसमें थोड़ा सा क्या है, प्रिंटिंग के टाइम पे, मतलब टाइपिंग के टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मैंने बता दिया आपको, अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक्सीलरेटेड हो रहे हैं रेस्ट से सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो इनके लीनियर मोमेंटम का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, लीनियर मोमेंटम का रेशो कितना होगा। तो देखो जो ये दिया हुआ है, तो हमें एक चीज़ पता है, जो मोमेंटम होता है उसको हम 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो P ये दिया हुआ है। अब देखो जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इस काइनेटिक एनर्जी को Q डेल्टा V भी लिखा जा सकता है। तो 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज और चेंज इन ये, तो ये पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम जो आया वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, m और q पर। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रोटॉन का मोमेंटम, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो हमारे पास तो अल्फा पार्टिकल का जो चार मास होता है वो होता है 4m, यानी कि प्रोटॉन से 4 टाइम्स रहेगा, और चार्ज जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ e यहाँ पर रहने वाला है, और ये m इंटू ई यहाँ रहने वाला है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल और ये जो ये वैल्यू निकल कर आ रही है ये कितनी आएगी, 2√2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2√2 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पर, तो इसका जो फाइनल आंसर अपने पास आने वाला है वो ये आने वाला है। तो ये बस एक मतलब इसमें दो छोटी सी चीज़ें यूज़ की है। एक तो जो है वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से अपन ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन चेक किया है। दूसरा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो चीज़ अपन ने यूज़ की है।